Good afternoon, students. Good afternoon, sir. We are going to study the history chapter, the rise of nationalism in Europe. Before starting the content of your book, it is very important to understand the meaning of nationalism. What is nationalism? नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म के बारे में आप सिर्फ इतना जानते होगे कि नेशनलिज्म एक फीलिंग्स है, लव है, एक अटैचमेंट है टुवर्ड योर नेशन, टुवर्ड योर कंट्री. लेकिन अगर थोड़ा वाइड सेंस में देखा जाए, नेशनलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी एक्सप्रेस्ड बाय द पीपल हु पैशनेटली बिलीव दैट देयर नेशन इज़ सुपीरियर फ्रॉम अदर. तो ये जो फीलिंग सुपीरियरिटी की फीलिंग है, ये ऑलवेज कम फ्रॉम द कॉमन एथनिसिटी, कॉमन लैंग्वेज एंड रिलीजन एंड आल्सो इंटरेस्ट. और अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको करें, बिफोर द इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, इंडिया वाज अंडर द कॉलोनियल रूल, देयर वाज नो सॉवरेनिटी इन द कंट्री. ऑल द पीपल वर स्ट्राइविंग टू अटेन सॉवरेनिटी, और फॉर दैट पर्पज दे हैड लॉन्च वेरियस मूवमेंट्स, नेशनलिस्ट मूवमेंट लाइक नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस एंड सत्याग्रह. तो हम अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, नेशनलिज्म यूरोप में कैसे आया. और एक और चीज़, इंडिया में क्या था? इंडिया में इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट था, कॉमन एनिमी थे. एनिमी कौन था? ब्रिटिशर एनिमी थे. ब्रिटिशर आर एक्सप्लॉइटिंग ऑल द पीपल्स. तो वो सारे पीपल्स जो हैं वो एक्सप्लॉइटेशन से निजात पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अच्छे लेवल में नेशनलिज्म राइज़ किया था. आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमें इंडिया में नेशनलिज्म देखने को मिलता है. और ये जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में नेशनलिज्म है, ये पूरे वर्ल्ड में ये रिफ्लेक्ट करता है कि नेशनलिज्म इज़ पॉसिबल इन डाइवर्सिटी. नेशनलिज्म में पॉसिबल इन डाइवर्सिटी. तो यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया? बिफोर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप वाज ए मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर. मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर मीन्स जितने भी आज वहाँ पर नेशंस हैं, मॉडर्न नेशंस बने हुए हैं, ये वहाँ पर उस वक्त नहीं होते थे. एक किंगडम होता था, उनके अंडर एक काफ़ी बड़ी टेरिटरी होती थी. और ये जो फीलिंग्स ऑफ लव, अटैचमेंट, लॉयल्टी है, ये नेशंस के लिए नहीं होता था लोगों का, ये किंगडम के लिए होता था. जो वहाँ का राजा होता था उसकी तरफ होता था. तो यूरोप में कैसे नेशनलिज्म आया, ये नेशन स्टेट कैसे बनी, यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. यहाँ पर आपकी किताब में ये पिक्चर दी गई है. इस पिक्चर में ये पिक्चर है फ्रेडरिक सोरियो, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे. उन्होंने 1848 में उनका एक ड्रीम था और इमेजिन करके उन्होंने एक पिक्चर बनाई है. इस पिक्चर में यहाँ पर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है. स्टैचू ऑफ लिबर्टी के वन हैंड में देयर इज़ ए टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट. टॉर्च इज़ इनलाइटनिंग द पीपल टू कम टूवर्ड डेमोक्रेसी, टू कम टूवर्ड लिबर्टी. एंड इन द सेकंड हैंड देयर इज़ ए चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, and all the men, women of all ages and all classes coming toward a marching in a long train coming toward a democracy. By passing through this statue of liberty, they all are offering respect to these statues of liberty. And there is a heap of monarchy, aristocracy and dictatorship become garbage. After throwing दिस मोनार्की सिस्टम, डिक्टेटरशिप, पीपल ऑल आर कमिंग टुवर्ड डेमोक्रेसी. और ये सब देख के जो यहाँ के ये जो गॉड हैं इनके, ये इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं. और यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर लोगों के पास दे ऑल हैव देयर ऑन आइडेंटिटी. ये आगे फ्रेंच का फ्लैग है, दे ऑल हैव देयर ऑन फ्लैग, दे ऑल हैव देयर ऑन आइडेंटिटी. और उसके पास फॉलोड बाई जर्मनी. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो फ्रांस का ये जो फ्लैग बना हुआ, जर्मनी का फ्लैग बना हुआ है, जर्मनी के उस वक़्त नेशन नहीं था ना 1848 में. ये सिर्फ एक उनका होप था, उनकी उम्मीद थी कि आने वाले वक़्त में जर्मनी, जो जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं, वो एक नेशंस बनाएंगे, तो अंडर ए डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो इस चैप्टर, ये जो स्टेट, मॉडर्न स्टेट नेशंस बने हैं यूरोप में, ये काफ़ी लंबे लॉन्ग पीरियड में बने हैं. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये स्टेट, नेशन स्टेट कैसे बने और ये नेशनलिज्म यूरोप में कैसे आया. तो
इसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ेंगे, वो हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।